हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सामान्य अध्ययन के सेट 15 में। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है कि इससे पहले 14 सेट्स हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं सामान्य अध्ययन के। और अगर आप में से किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो घबराने की कोई बात नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियोस का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर बिहार में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की बात किया जाए, चाहे वो BPSC द्वारा कंडक्ट की जा रही हो या फिर BSSC द्वारा कंडक्ट की जा रही हो, तो इन सारी परीक्षाओं के लिए ये सारे वन लाइनर्स जो लगातार आपके अपने इस चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, ये सारे वन लाइनर्स और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे हैं जो BPSC और BSSC द्वारा ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और लगातार पूछे जाते भी रहते हैं, रिपीटेडली बार बार पूछे जाते रहते हैं। ये सारे वन लाइनर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, बहुत सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो SSC ने अपने डिफरेंट लेवल्स के एग्ज़ाम पर पूछ रखा है, और भी बहुत सारे फैक्ट्स जिससे पूछे जाने की संभावना ज़्यादा है, वो सभी को इन वन लाइनर्स में इंक्लूड किया गया है, कवर करने की कोशिश की गई है, जो आपके आने वाले BPSC टीचर्स प्रतियोगी परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं और इनसे ही क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए देखते हैं कि इस सेट 15 में कौन कौन से वन लाइनर्स को इंक्लूड किया गया है। शुरू करते हैं आपके सामने एक एक करके आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमानों का अनुपात। जी हाँ, द्रव्यमान यानी कि मासेस, उनके मासेस का जो अनुपात है, रेशियो है, वो क्या है? 1:1840। जी हाँ, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? जब 1:1840 का मतलब ये हो गया कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो प्रोटॉन का मास फिर 1840 हो गया। जी हाँ, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1840 गुना भारी है। जी हाँ, 1840 गुना भारी। आप इसको समझें कि अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 लिया गया है तो फिर प्रोटॉन का मास कितना है? 1840 हो गया है। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? एम्पियर। जी हाँ, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई आपकी क्या है? यूनिट क्या है? एम्पियर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हीरे का अपवर्तनांक। जी हाँ, हीरे का अपवर्तनांक, जिसको कि इंग्लिश में आप क्या कहेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड आपका कितना होता है? 2.4। जी हाँ, 2.4 होता है क्या? हीरे का अपवर्तनांक, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कहते हैं इंग्लिश भाषा में। अब उसके बाद आता है कि आँख का अंदरूनी पीछे का पृष्ठ क्या कहलाता है? दृष्टि पटल। जी हाँ, दृष्टि पटल, जिसको कि इंग्लिश में रेटिना कहते हैं। आँख का अंदरूनी, जैसे ही आपका आई बॉल है तो इधर आपका कॉर्निया हो गया, कॉर्निया है, आइरिस है, ये सब है। या फिर आपका लेंस रहता है, एक कॉन्वेक्स लेंस। और उसके बाद फिर ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा, जिसको कि मैं चलिए ब्लू कलर से दिखा देता हूँ, ये जो हिस्सा होता है यही आपका क्या होता है? रेटिना, और जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? दृष्टि पटल कहेंगे। जी हाँ, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है कि एस्प्रीन, एस्प्रीन क्या होता है? तो ये एक एनाल्जेसिक होता है, एनाल्जेसिक। ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन BSSC में पूछा गया है कि एस्पिरिन क्या है? ये एनाल्जेसिक होता है। फिर आपका हिस्ट्री से एक वन लाइनर यहाँ पर है कि हड़प्पा काल का सर्वाधिक पूज्य जानवर कौन था? कुबरदार सांड होता था। ये क्वेश्चन तो UPSC में भी पूछा गया है कि इस हड़प्पा काल में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में सबसे ज़्यादा, सर्वाधिक मतलब सबसे ज़्यादा पूज्य यानी पूजे जाने वाला जानवर कौन होता था? कुबरदार सांड, मतलब ऐसा सांड जिसमें कुबर भी होता था, वो सांड सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है, किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होने की क्षमता, वो क्या कहलाता है? द्रव्यावस्था। द्रव्यावस्था कहलाता है, द्रव्यावस्था कहलाता है क्या? किसी वस्तु का बिना टूटे विकृत होना, बिना टूटे उसको ये चेंज हो जाना, अपने फॉर्म को डिफॉर्म कर देना, उस क्षमता को, उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं? उस वस्तु की द्रव्यावस्था कहते हैं। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट, कंडक्टर। अर्धचालक की चालकता किस पर डिपेंड करती है? उसके ताप बढ़ने से बढ़ जाती है, उसके ताप पर डिपेंड करती है। और किस तरह डिपेंड करती है? कि अगर उसका ताप आप बढ़ाएंगे तो उसकी क्षमता, उसकी चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। किसकी? अर्धचालक की। जी हाँ, अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर। और ये कंडक्टर का ऑपोजिट होता है, इसलिए आप इसे याद रखेंगे। सामान्यतः क्या होता है? ताप बढ़ाने से चालक की जो चालकता होती है वो घट जाती है, लेकिन अर्धचालक में क्या होता है? इसका ऑपोजिट होता है। अर्धचालक की क्षमता ताप बढ़ने पर क्या होती है? बढ़ जाती है। उसके बाद फिर आपका होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, ये तो कई बार पूछा है। और अगर BSSC की बात की जाए, बिहार
कर्मचारी चयन आयोग की बात की जाए तो उनका तो ये फेवरेट क्वेश्चन है कि कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र तो बार बार पूछा गया है। तो क्या होता है रासायनिक सूत्र? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम हुआ और इसका कॉमन नाम, स्पेशल नेम क्या है? कास्टिक सोडा। और आप याद रखें कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड ही है जो कि एक बेस है जिसको कि आप क्षार कहते हैं हिंदी में, NaOH। उसके बाद फिर आपका फलों में मीठे स्वाद का कारण क्या होता है? फ्रक्टोज। जी हाँ, फलों में जो मिठास होती है, मीठा स्वाद होता है, वो किसके प्रेजेंस की वजह से होता है? फ्रक्टोज की वजह से होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है स्टूडेंट, स्किप करने की गलती बिल्कुल ना करें, देखते रहें, एंड तक देखें और बार बार देखें सारे वीडियोज़ को। ये सारे वन लाइनर्स आपके आने वाली BPSC प्रतियोगी परीक्षाओं और दूसरी परीक्षा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्व रखते हैं। तो आप इन्हें बार बार देखते रहें। फ्रक्टोज है और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशंस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपकी अपने इस चैनल पर लगातार अपलोड किए जा रहे हैं और आगे भी किए जाते रहेंगे जब तक आपकी तैयारी अच्छी ना हो जाए और सफलता आपको प्राप्त ना हो। चलिए उसके बाद फिर एनोड बैटरी का धन ध्रुव होता है। एनोड धन ध्रुव का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल कौन होता है? एनोड होता है। और निगेटिव टर्मिनल क्या होता है? कैथोड होता है। जी हाँ, आप ये भी याद रखेंगे कि निगेटिव टर्मिनल यानी कि ऋण ध्रुव की अगर बात की जाए तो वो कौन होगा? कैथोड होगा। और एनोड क्या है आपका? पॉजिटिव टर्मिनल यानी कि धन ध्रुव है। उसके बाद फिर आपका है भारत में सर्वप्रथम संपूर्ण भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई गई थी। राजा हरिश्चंद्र द्वारा, यहाँ पे एक वर्ड आप इसे ऐड कर लेंगे खुद से, राजा हरिश्चंद्र द्वारा 1913 में। तो सबसे आप इसमें दो फैक्ट आ गया कि भारत में सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले सर्वप्रथम सबसे पहले संपूर्ण भारतीय फिल्म जो पूरे तौर पर द्वारा बनाई गई थी वो क्या था? राजा हरिश्चंद्र ने बनाया। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम है ये, राजा हरिश्चंद्र। और ये कब बनी थी? 1913 में बनी थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म का नाम है, आप याद रखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन है भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? चयन आयोग द्वारा भी कई बार पूछा गया है कि भारत में कहवा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? आपका कर्नाटक। जी हाँ, याद रखेंगे आप, कर्नाटक। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक आपका था हेमू। जी हाँ, हेमू याद रखना है। फिर उसके बाद आपका दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। जैसे कि आपको मालूम है कि दिल्ली सल्तनत जब आप पढ़ेंगे उसके बारे में तो बहुत सारे डिनेस्टी वहाँ हुई, बहुत सारे वंश, लोधी वंश है, गुलाम वंश है, सैयद वंश है, बहुत सारे वंश है। फिर तुगलक वंश का भी राजा है। तो सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत की अगर सीमा का विस्तार हुआ, सर्वाधिक विस्तार की अगर बात करें तो वो किसके टाइम में हुआ था? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। आपको याद रखना है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ था। उसके बाद फिर आपका क्वेश्चन आता है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, जिसे आप इंग्लिश में क्या कहेंगे? न्यूक्लियस। केंद्रक का आवरण प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है। अंत में इसके सारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। तो किसके अंत प्रोफेज के अंत में विघटित हो जाता है, आपको ये भी याद रखना है। फिर हमारी आकाशगंगा, जो कि हमारा न्यूक्लियस है आकाशगंगा की, उसकी आकृति कैसी है? VVI क्वेश्चन अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई बुरा नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपने भी अगर प्रतियोगी परीक्षाओं को फेस किया है पहले तो आप खुद जान रहे होंगे कि ये सवाल कितनी दफ़ा पूछा गया है अलग अलग परीक्षाओं में और खासकर बिहार की प्रतियोगी परीक्षा में। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ज़्यादातर वन लाइनर्स इसमें जो हैं वो कई बार पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहते हैं। तो इन वीडियोस को आप बार बार देखते रहें। ये सारे आपके आने वाले BPSC प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो आप इसे बार बार देखते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आइंदा जो भी वीडियो आप करते रहें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।